आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर यह खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं वैभव श्रीवास्तव। हमारे इस खास प्रोग्राम में बात नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी भारत सरकार की गारंटीड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसमें आप किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक तरह की सेविंग बॉन्ड है जो कस्टमर्स को दिए जाते हैं। इनमें रुपया लगाने वालों को टैक्स सेविंग में भी मदद मिलती है। इसके अलावा और क्या फायदे हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के और एक आम आदमी इससे कैसे फायदा उठा सकता है, इसी बात पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बहुत ही खास मेहमान, चार्टर्ड अकाउंटेंट बिमल जैन और इंडिया पोस्ट में कोर बैंकिंग सोल्यूशन के डायरेक्टर बिशन सिंह। आप दोनों का हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। हम सभी जानते हैं इस बात को कि पोस्ट ऑफिसेज हिंदुस्तान भर में फैले हुए हैं और ख़ासकर जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, जो विलेजेस हैं, दूर दराज के इलाके हैं, उनमें पोस्ट ऑफिसेज की ब्रांचेस बहुत सारी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में, हर गांव में फैली हुई हैं। पोस्ट ऑफिस एक बहुत ही अच्छी सर्विस दे रहा है देश को और साथ ही साथ स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की, स्मॉल सेविंग स्कीम्स की जब बात की जाती है तो पोस्ट ऑफिस का नाम, चाहे वो सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात हो या फिर इंटरेस्ट रेट की बात हो या फिर इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को एक बहुत ही अच्छा माहौल देने की बात हो, पोस्ट ऑफिस का नाम सबसे पहले आता है। हमारे साथ कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के डायरेक्टर, पोस्ट ऑफिस में ही काम कर रहे बिशन सिंह जी मौजूद हैं। मैं बिशन जी आपसे जानना चाहता हूं कि कौन सा वो ऐसा मंत्र है या फिर कौन सी वो ऐसी बात है या कौन सी वो ऐसी एक रूल है जो हमारे इन्वेस्टर अपने जहन में रखें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते समय। और सबसे बड़ी बात कि एक आम आदमी को आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में क्या बताएंगे? मान लीजिए एक बिल्कुल आम आदमी है जो इन्वेस्ट करना चाहता है या इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और ऐसी स्कीम्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये असल में क्या इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न देता है, कैसे आप इसका मतलब एक बिल्कुल आम आदमी को आम भाषा में समझाएंगे? वैभव, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या पोस्ट ऑफिस की जितनी भी सेविंग स्कीम्स हैं वो सब आम आदमी के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। सवाल है कि जो भी व्यक्ति अपना इन्वेस्टमेंट का, जो जैसे विमल जी ने भी बताया कि उसका इन्वेस्टमेंट का क्या प्लानिंग है, उसका लॉन्ग टर्म प्लान है, शॉर्ट टर्म प्लान है, अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना है, इसी पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के प्रोडक्ट्स उनको ऑफ़र करें। आम आदमी के लिए अगर मैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करूं, मात्र 1,000 रुपये से ये स्टार्ट होता है, मात्र 1,000 रुपये से स्टार्ट होता है और 100 के मल्टीपल्स में ये आगे इसको ले जा सकते हैं। और मैं एक आपको एग्जांपल के माध्यम से बताऊं, आपने 1,000 रुपये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जमा किया, 5 साल बाद उसका आपको विद इंटरेस्ट 1,379.49 मिलेंगे जी। आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया उसमें आपने टैक्स बेनिफिट भी लिया। 5 साल में जो भी सर्टिफिकेट आपके हाथ में रहा, जैसे विमल जी ने भी बताया, आप उसको एज ए सिक्योरिटी प्लेज करने की सुविधा भी आपके पास रही। और 5 साल के बाद जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी कंपैरेटिवली जितने भी जो स्कीम्स है जिनका 5 ईयर का मैच्योरिटी पीरियड है उनसे बहुत अधिक है। मैं सारे व्यक्ति, खासकर हमारे आमजन, खासकर हमारे ग्रामीण जन, मैं उनसे ज़रूर ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम में इन्वेस्ट करें और ख़ासकर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट करें। मात्र 1,000 रुपये से शुरू होकर, आपका मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आप चाहो तो एक ही पोस्ट ऑफिस में कितने भी अकाउंट्स खोल सकते हो, आप चाहो तो किसी भी पोस्ट ऑफिस से मैच्योरिटी के वक्त इसको एनकैश कर सकते हो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आपने जिस पोस्ट ऑफिस में एनएससी खरीदा या जहाँ से आपने एनएससी अकाउंट ओपन किया वहीं से एनकैश करना। भारतवर्ष के किसी भी डाकखाने से इसको एनकैश कर सकते हो। सभी लोगों से, आम लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि ज़रूर इसमें इन्वेस्टमेंट करें, अपने शुरुआती रकम अपने प्लानिंग के हिसाब से डिसाइड करें और ज़रूर इन्वेस्ट करें। ये बहुत ही एक सेफ माध्यम है, एक लाभकारी माध्यम है और एक सुरक्षित माध्यम है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी ब्रांच में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद टेन्योर ख़त्म होने के बाद, मतलब जितने वक्त के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है, उसके बाद आप किसी और ब्रांच पर जाकर वो पैसा निकाल भी सकते हैं, एनकैश कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी ऐसी ऑनलाइन सेवा है जो आप लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। बिमल जी से मेरा अगला सवाल ये होगा कि बिमल जी, लगातार देश में अर्बन सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं। हम इस बात को जानते हैं कि अर्बनाइजेशन लगातार बढ़ रही है, शहरी विकास लगातार बढ़ता जा रहा है, शहर बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ
सरकारी और गैर सरकारी जितनी भी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं वो भी लगातार, ये सभी फैसिलिटीज़ लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये सभी फैसिलिटीज़ जब वर्किंग पॉपुलेशन को दी जाती है तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसी एक स्कीम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की हैबिट को बढ़ावा देती है, किस तरीके से हैबिट को ज़्यादा बढ़ाती है, और साथ ही साथ कैसे एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या कहना चाहिए पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं उनकी मदद करती है। आपने जो क्वेश्चन किया उसी में आपका आंसर भी छुपा हुआ है। देखिए, जब हम किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुझे नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पहला क्वेश्चन यही था। हम सब यही जानना चाह रहे थे। हमें इसलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि हमारी नीड और नेसेसिटी मीडियम टू लॉन्ग टर्म क्या है। देखिए, आज जो मेरे पास सरप्लस मनी है, देखिए आम आदमी की भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, अगर मेरे पास सरप्लस मनी है, अगर मैं इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्ट नहीं करूँगा तो क्वाइट ऑब्वियस खर्च हो जाएगा, चाहे वो विलेज का बंदा हो, चाहे वो सेमी विलेज हो, चाहे वो अर्बन हो। तो हमारी इन्वेस्टमेंट की जो हैबिट को जो डेवलप करना है इन मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज, इससे बेहतर स्कीम क्या हो सकती है। यानी आपके लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं है, इन मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। दूसरा, आप किस गांव में रहते हैं, कहां आपने अकाउंट ओपन किया, कोई लेना देना नहीं, जस्ट आपको स्टार्ट करना है, फिर जहां से आप चाहें वहां से आप इसे रिडीम करा सकते हैं। सेकंड, फिर आप ऑनलाइन इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको मालूम है कि आपने कहां कहां कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है और कब आपका लास्ट ड्यू डेट मैच्योर्ड कब हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमने इसमें यह भी ऐड किया कि कभी मान लीजिए नीड आ गई तो क्या आप लोन ले सकते हैं। बिल्कुल, एज ए कोलेटरल रख के आप लोन लीजिए। आपने एक क्वेश्चन पिछली बार भी वैभव पूछा था कि आम आदमी की भाषा में अगर हम समझाना चाहें तो क्या स्कीम है, कैसे बेनिफिट करती है। आप सिंपल समझिए ना, 1000 रुपये का आपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट किया, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिली, 6.8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली जब हम बोलते हैं ना तो हमें समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या हुआ। यानी उस साल की जो 6.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल अमाउंट 1000 से ऐड हो जाएगी, फिर उसके ऊपर 6.8% कैलकुलेट होगा। इस तरीके से कैलकुलेट होता जाएगा और 5 साल जब खत्म होंगे तब आपको टोटल मनी वापस दे दिया जाएगा। देखिए, इन्वेस्टर्स ये भी चाहता है कि मेरा पैसा डबल कब हो जाएगा। आप मार्केट में जाइए, किसी से पूछिए, पहला क्वेश्चन यही करता है कि अगर 1000 रुपये डालूंगा 2000 रुपये कब हो जाएगा। 6.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली अगर आप देखें तो 10.5 साल में सेफ एंड सिक्योर आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाता है। तो जब आपने कहा वैभव के अर्बन में हम आ गए, अर्बन में क्या नीड नहीं, आज एम्प्लॉय क्लास है, जो एम्प्लॉय है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट क्लास का एम्प्लॉय हो, 80C का 1.5 लाख का डिडक्शन हर कोई चाहता है। आज यहाँ दूरदर्शन पे बैठ के मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, ऐसे कई एम्प्लॉय होंगे जो इनकम टैक्स की रिटर्न में 1.5 लाख रुपए के ऊपर 80C का रिबेट लेना चाहते होंगे, जिसमें सेफ हो, सिक्योर्ड हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.8% मिले और टैक्सेशन की बेनिफिट मिले। इससे बल्ले बल्ले तो कुछ नहीं हो सकता। इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा हो सकता है जब मैंने अदर स्कीम फिक्स्ड डिपॉजिट से इसका कंपैरिजन किया। विमल जी, बिल्कुल सही बात कही आपने कि बहुत ज़रूरी है कि पैसा जो लगाया हुआ हो वो सेफ भी रहे और साथ ही साथ उस पर जो टैक्स मिले वो टैक्स फ्री हो, और जो हमारे इन्वेस्टर हों उनको इस बात का भरोसा रहे कि जो पैसा है वो डूबेगा नहीं। लेकिन आम तौर पर हम कई बार ये देखते हैं कि ऐसी स्कीम्स या पोंजा स्कीम्स जिनको कहते हैं या धोखे वाली स्कीम्स बहुत सारी चलती रहती हैं, जिसमें कहा जाता है कि 1 हफ्ते में, 1 महीने में या 6 महीने में आपका पैसा दुगना या तिगुना हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। और हम ये सभी बात जानते हैं कि RBI हो या SBI हो या पोस्ट ऑफिस हो या फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गैर सरकारी संस्थान, सभी लोग इस बात के लिए बार बार चेतावनी देते हैं इन्वेस्टर्स को कि ऐसे किसी भी मैसेज पर ध्यान मत दीजिए, ऐसे किसी भी ईमेल पर ध्यान मत दीजिए। मेरा सवाल है बिशन जी से कि कितना सेफ और कितना सिक्योर है इन्वेस्टर्स का पैसा एक बार जब पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस में जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है हमारे ग्रामीण जन का, शहरी लोगों का, बिल्कुल सुरक्षित है। भारत सरकार की गारंटी है, भारत सरकार इसको प्रत्याभूत करता है, सेफ है, सुरक्षित है। किसी भी ऐसे झांसे में हमें नहीं आना चाहिए कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। खासकर सरकार की कोई भी ऐसी स्कीमें नहीं होती है कि जिस पे तुरंत कल को ही आपका पैसा डबल हो जाएगा। हर एक स्कीम का एक अपना
टेन्योर होता है, उस पीरियड में उसका इंटरेस्ट डिफाइंड होता है, उसी के अकॉर्डिंगली उसमें इंटरेस्ट मिलता है। डाकखाने में जितनी भी स्कीमें हैं सब में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सुरक्षित है। जी बिमल जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि मार्केट फ्लक्चुएशंस की बहुत बार बात होती है, आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे लोगों को ये बात का डर रहता है कि कहीं मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से ऐसा ना हो कि पैसे की जो इंक्रीज़ है या इंक्रीमेंट जो होने वाला है वो ना हो, और सबसे बड़ी बात जो पैसा है वो कहीं बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि जितना लगाया हुआ हो उससे कम वापस मिल जाए ज़्यादा मिलने के बनस्बत। तो एक सवाल आपसे ये होगा कि ग्रोथ अगर चाहिए पैसे की, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कितना ज़्यादा मदद करता है, और साथ ही साथ जो इसके इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बाकी जो स्कीम्स हैं उसके कंपैरिजन में, साथ ही साथ इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जो बढ़ रही है, क्योंकि हर साल हर देश में हर इकोनॉमी में महंगाई किस दर से बढ़ती रहती है, घटती रहती है, तो महंगाई को कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए और ग्रोथ के साथ जब हम बात करते हैं तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को सिलेक्ट किया जाना, मतलब एक इन्वेस्टर द्वारा चुने जाना कितना अहम है, कितना ज़रूरी है। एक बात बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने कहा वैभव हमसे। देखिए जो 6.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया, ये क्वार्टरली इवैल्यूएट किया जाता है। ये हमने रीसेंट जो अभी लेटेस्ट रेट है ये हमने दर्शकों को बताया। तो क्या यही रेट रहेगा? नहीं, इसको इवैल्यूएट किया जाता है, यानी डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड, नेक्स्ट क्वार्टर में फिर गवर्नमेंट बैठती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करती है। जैसे हम प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम की बात करते हैं। चूँकि आज का प्रोग्राम हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर कर रहे हैं, तो यानी ये 6.8% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, ये आगे बढ़ भी सकती है डिपेंडिंग ऑन कि आगे की फ्यूचर की फाइनेंशियल पोजीशन एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होती हैं। यानी आपके पास एक अफर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, दूसरा ये पर क्वार्टरली इवैल्यूएट होती है एंड चेंज भी होती है, और हमने इसको आगे बढ़ता हुआ ही देखा है। ट्रेन जो हमने देखा है आगे की ओर बढ़ता हुआ देखा है। अब तीसरी बात इसमें क्लब करूं कि हमारे इन्फ्लेशन की रेट है, इन्फ्लेशन की रेट भी बढ़ती घटती है। यानी अगर आप देखें, एक रिटेल इन्फ्लेशन होता है, एक होलसेल इन्फ्लेशन होता है, यानी हमारी प्राइस की वत उस इन्फ्लेशन से घटती है। तो हमें कम से कम अपनी उस इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं लगाना चाहिए जिससे मेरी इन्फ्लेशन से वो पार मीट आउट हो जाए। मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन 6% से बढ़ रही है और 6.8% का मुझे अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है, यानी 0.8% से मेरी इन्वेस्टमेंट हर हाल में बढ़ेगी, हर हाल में बढ़ेगी, और फिर कंपाउंडेड एनुअली। यानी आप अगर आपको ज़्यादा, जैसे हम जब ग्रामीण इलाके में जाते हैं तो जो लोग होते हैं स्मॉल तबके के, उनको बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं मालूम होता, बस वो इतना जानना चाहते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर्ड है या नहीं है। लेकिन जैसे ही हम अर्बन की बात करते हैं, हम शहरों की बात करते हैं, तो वहाँ कंपैरिजन हमारा स्टार्ट हो जाता है इन्फ्लेशन से, इसके रेट कैसे कंपेरेबल है। तो जैसा मैंने वैभव आपको बताया, अगर 6% की मेरी इन्फ्लेशन रेट है और 6.8% का मुझे अगर रिटर्न मिल रहा है, तो डेफिनेटली मैं इन्फ्लेशन को ओवरकम कर रहा हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट ऑलवेज आगे बढ़ेगा। अब आपको जैसा मैंने बताया कि आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अलावा आपके पास क्या क्या स्कीम अवेलेबल है, उसमें रिस्क एंड सिक्योर फैक्टर क्या क्या है, जैसा कि आपने बिशन जी से भी पूछा कितना सेफ एंड सिक्योर। जो स्कीम गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड हो और बैक्ड हो, इससे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर और कुछ नहीं हो सकता। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, मिनिमम 1000 रुपीज़ इन मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज़। तो मैंने आपको जब इन्फ्लेशन की बात बताई, इन्फ्लेशन से रिटर्न की बात बताई, तो आप सभी को मैंने बताने की कोशिश की, इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए, ऐड कीजिए, उस स्कीम में डालिए जो आपको इन्फ्लेशन के ऊपर की रेट ऑफ इंटरेस्ट देता हो। बिल्कुल। एक बहुत ही अहम सवाल जो मैं बिशन जी से करना चाहता हूं वो ये कि जब ग्रामीण जो आबादी है, रूरल एरियाज़ की जो पॉपुलेशन है, वो किस तरीके से इन्वेस्ट करती है, इसके ट्रेंड्स क्या हैं, और साथ ही साथ जो इसके नुआंसेस हैं, यानी कि इसकी जो बारीकियां हैं, मतलब कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, कितना अमाउंट एक्सटेंड कर सकते हैं हम, मतलब एक हमने अमाउंट लगा दिया एक 10 ईयर के लिए, और हम उसको 10 ईयर या वो समय ख़त्म होने के बाद उस अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं। जब चेंजेस की बात आती है कि मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट शुरू तो कर दी है, लेकिन अब हम उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो जो पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाए, या फिर जो अमाउंट लगाया था उसको थोड़ा सा बढ़ा दें, तो ये एक्सटेंड करना या चेंज करना, इसके क्या तौर तरीके हैं, और ख़ासकर ग्रामीण इलाकों में रूरल पॉपुलेशन के बीच क्या ट्रेंड्स देखे जाते हैं इन सभी मुद्दों को लेकर? वैभव, अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें तो ग्रामीण भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे
तेज़ी से प्रगति कर रहा है और जो ग्रामीण जन है उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है। जो ग्रामीण जन में जैसे इन्वेस्टमेंट का जो पैटर्न रहता है, ग्रामीण जन में स्टार्टिंग, जैसे हमारे विमल जी ने भी बताया, स्टार्टिंग वो बिल्कुल मिनिमम अमाउंट से करते हैं। जैसे एनएससी होगा तो एनएससी में भी कोशिश रहती है कि एक मिनिमम अमाउंट से वो स्टार्ट करें। जैसे जैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जैसे जैसे उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहते हैं। पोस्ट ऑफिस के कई स्कीम्स हैं जिनमें वो इन्वेस्ट करते हैं और मैक्सिमम स्कीम्स में उसके मैच्योरिटी पीरियड को आगे बढ़ाने का प्रावधान भी है। जो इन्वेस्टमेंट आपने किया उस इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अगर मैं एनएससी की बात करूं तो जैसे एनएससी का एक पीरियड है 5 साल का, तो इसमें एनएससी के अकाउंट को 5 साल के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसको हम आगे और कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैच्योरिटी अकाउंट का हो गया तो इसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने फर्स्ट टाइम में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो आप 1000 रुपीज़ ही इन्वेस्ट कर पाएंगे इसमें। आपके पास इन बिटवीन कुछ और अमाउंट आता है तो आप उसके एक और एनएससी खरीद सकते हैं, और उसके बाद और अमाउंट आता है तो और एनएससी खरीद सकते हैं। इसमें संख्या की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहो तो आप 20 एनएससी खरीद लो, आप चाहो तो आप 100 एनएससी खरीद के रख सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। ग्रामीण जनों में स्टार्टिंग शुरुआत एक मिनिमम लिमिट से होती है, लेकिन क्योंकि आर्थिक स्थिति गांव में भी उनके फसल के अकॉर्डिंगली, उनके इनकम के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट की सीमा बढ़ती रहती है। और बिशन जी, अगर पोस्ट ऑफिस की बात की जाए और साथ ही साथ डिजिटाइजेशन की बात की जाए, क्योंकि भारत सरकार का लगातार जो स्ट्रेस है, लगातार जो उनकी मुहिम है वो ये है कि डिजिटाइजेशन जितनी भी आबादी है उन सभी को छुए, उन सभी तक पहुँचे। तो ऑनलाइन अगर सेवाओं को देने की बात करें तो क्या बहुत ही आसान बना दिया है पोस्ट ऑफिस ने कि ऑनलाइन जहाँ जहाँ इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ जहाँ ये सभी चीज़ें मुहैया करा दी गई हैं डिजिटाइजेशन के थ्रू, तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो आसानी से ऑनलाइन सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं और जो भी काम है, चाहे उनको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ट्रांसफ़र करना हो अपने बैंक के खाते से, या अपने जो एनएससी का सर्टिफिकेट है उसको बंद करना हो या एक्सटेंड करना हो, जैसा भी आपने कहा, जो भी चीज़ें हो सकती हैं, क्या ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं? और साथ ही साथ क्या पोस्ट ऑफिस इन सभी को प्रमोट करने के लिए कोई अलग अलग कैंपेन्स या स्कीम्स चला रहा है? वैभव, मैं अगर बताऊं, पूरे भारतवर्ष में डाकघरों की संख्या 1,56,000 है जी। जो समस्त राज्यों में, समस्त ज़िलों में और लगभग अधिकतर गांव में उपस्थित है। और मैं एक और बात आप इसके साथ ऐड करना चाहता हूं कि हमारे जितने भी डाकघर हैं, हर एक डाकघर कंप्यूटराइज्ड है। हर जगह सारा काम कंप्यूटर पे होता है। इवन जो हमारे रूरल पोस्ट ऑफिस हैं, जो ग्रामीण शाखा डाकघर है, वहाँ पर भी हमने उनको हैंड हेल्ड डिवाइस दे रखा है, कोई मैनुअल एंट्री नहीं होती है। और रही बात ऑनलाइन की बात की आपने, तो जहाँ जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है हमने मैक्सिमम को ऑनलाइन कर दिया गया है। हाँ, कुछ ऐसे पॉकेट्स हो सकते हैं जो हाई एल्टीट्यूड हिमालयाज़ में या डीप फॉरेस्ट में या कहीं आइलैंड्स में जहाँ पर अभी ऑनलाइन नहीं हो पाया, बट हमारे मैक्सिमम डाकघर ऑनलाइन है। और सरकार का प्रयास है कि जैसे ही यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड हो जाए, जो रिमेनिंग हमारे पोस्ट ऑफिस है उनको भी ऑनलाइन की जाएगी, जिनकी संख्या और जिनका प्रतिशत मात्र 5 या 6% से ज़्यादा नहीं है जी। तो जितने भी पोस्ट ऑफिस जहाँ ऑनलाइन हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस भी पोस्ट ऑफिस में आप एनएससी खरीदो या जिस भी स्कीम में आप इन्वेस्ट करो पोस्ट ऑफिस के, आप उसी डाकघर तक सीमित नहीं रहते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट एक्स पोस्ट ऑफिस से कर लिया, आप चाहते हो उसकी मैच्योरिटी आप वाई पोस्ट ऑफिस से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सारा कंप्यूटराइज्ड है और ऑनलाइन रिकॉर्ड ट्रांसफ़र की जाती है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में मोबिलिटी, कोई लड़का जिसने ग्रामीण क्षेत्र में इन्वेस्ट किया, बाद में उसको अपने रोज़गार के कारण शहरों में आना पड़ा, तो वहाँ से भी वो मैच्योरिटी ले सकता है। मैक्सिमम डाकघर ऑनलाइन हो गए और ये सुविधा उन डाकघरों में तो स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। जहाँ पर ऑफलाइन में काम हो रहा है, बिल्कुल मिनिमम डाकघर से, वहाँ भी सरकार का प्रयास है कि धीरे धीरे उसको ऑनलाइन करें इंटरनेट की सुविधा की उपलब्धता के आधार पर, और वहाँ पर भी ग्रामीण जनों को वो सुविधा दी पाए। पूरी आबादी का लगभग आधा हिस्सा औरतों की आबादी है, यानी वुमेन पॉपुलेशन है। और हम सभी ये बात जानते हैं कि हम और अपने अपने घरों में हमने ये देखा भी है कि महिलाएं, हमारी मदर हों, हमारी बहन हों, वाइफ हों, जो भी महिलाएं हैं घर की, उनको बहुत अच्छी आदत होती है कि किसी ना किसी तरीके से, चाहे तंगी का माहौल हो या इंस्टेबिलिटी का माहौल हो, चाहे ऊपर नीचे कुछ हो रहा हो माहौल, मतलब
फाइनेंशियल माहौल जो है, जो फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति है, वो चाहे ख़राब हो या अच्छी हो, किसी ना किसी तरीके से पैसा बचाने की बहुत ही अच्छी एक आदत वो निकाल लेती हैं, कोई अच्छा सा तरीका निकाल लेती हैं। ऐसे में और जब हम जानते हैं कि वुमेन पॉपुलेशन लगातार ज़्यादा बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ती जा रही है और नौकरी कर रही है, अच्छा पैसा कमा रही है, ऐसे में जो हाउस होल्ड महिलाएं हैं, जो घर संभाल रही हैं, साथ ही साथ जो बाहर जाके काम कर रही हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट क्यों किया जाना चाहिए, उनके लिए क्यों ज़रूरी है ये? बहुत सिंपल है, जैसा कि हम सभी मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो पैसा बचाने वाली आदतें हैं, ये हमने अपनी हाउस होल्ड, चाहे वो हमारी माँ हैं, हमारी बहनें हैं या वाइफ हैं, हमने उनसे ही देखी है जी, और वो हमेशा कुछ ना कुछ पैसा बचाती रहती हैं। बिल्कुल। तो पैसा अगर घर में बचता है तो हमने एक और चीज़ देखी है, घर में रहेगा तो खर्च हो जाएगा। तो बचा हुआ जो पैसा है उसे कहाँ जाके लगाएं जो थोड़ा सेफ हो, सिक्योर्ड हो। और पोस्ट ऑफिस में आप जाइए, अपना इन मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज़, इतना मिनिमम अमाउंट है, 1000 रुपये की लिमिट से आप स्टार्ट करते हैं, इन मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज़ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरी तो आपको सभी को यही सलाह होगी कि आप अपना जो पैसा घर में रखते हैं उसको सेफ एंड सिक्योर कीजिए। घर में कई बार चोरी का भी डर रहता है, घर में रहता है तो खर्च होने का भी डर रहता है, तो उन सबसे ऊपर उठिए। अब क्या होता है, जो गांव की महिलाएं हैं और गांव से जो हम जब शहरों में आते हैं, तो शहरों में भी हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट की जो इंडियन पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन हो गए हैं। तो यानी आपके लिए ये भी कंडीशन नहीं है कि मैंने एक्स पोस्ट ऑफिस में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे एक्स पोस्ट ऑफिस से ही विड्रॉ करना है। आप इंडिया के किसी भी वाई पोस्ट ऑफिस में जाके उसको रिडीम करवा सकते हैं। जहां इतनी ट्रांसफ़र की फैसिलिटी हो, इतना इजी ऑप्शन इन्वेस्टमेंट का हो, सेफ एंड सिक्योर्ड हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको इन्फ्लेशन से ऊपर मिले, इसके बाद तो मेरे लिए और कहने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता। फिर तो यही रहता है, आप आइए एनएससी में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आपके लिए सेफ एंड सिक्योर्ड है। जी, और प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि पोस्ट ऑफिस में इंडिया पोस्ट में कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के जो डायरेक्टर हैं बिशन सिंह जी, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें हमारे इन्वेस्टर्स को या हमारे व्यूअर्स को। ये बताएं कि क्यों ये ज़रूरी है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा लगाना चाहिए और वो पैसा लगाना कितना ज़रूरी है। सर, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या होंगे? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स का में जो पैसा लगता है, नंबर 1 पॉइंट सुरक्षित है, आपका सुरक्षा है, भारत सरकार की गारंटी है। नंबर 2, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.8% एनुअली कंपाउंडेड, रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक है। नंबर 3, आप इसको प्लेज कर सकते हैं, आप इसके बेस पर एज ए सिक्योरिटी देकर आप बैंक से लोन ले सकते हैं। नंबर 4, इनकम टैक्स रिबेट, आप इसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको आप एटीसी के अंतर्गत, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क रहेगा, इन चारों बेनिफिट्स के साथ में अगर किसी भी भारतीय नागरिक के लिए अगर कोई स्कीम उपलब्ध है तो वो एनएससी है, एनएससी में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। बिल्कुल, महिलाओं की बात की जाए, आम इंसान की बात की जाए, छोटे तबके के इंसान की बात की जाए या मिडिल इनकम ग्रुप्स की बात की जाए, सभी लोगों की जहां बात करते हैं इनकम, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की, जहां जहां बात होती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक बहुत ही अहम स्कीम है जिसमें इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। बिमल जी ने हमें अब तक बहुत ही अच्छे से डिटेल में सब कुछ बताया है। बिमल जी, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस बारे में क्या होंगे? मैं तो आप सभी से यही कहना चाहूँगा, पहले इन्वेस्टमेंट की आप हैबिट को डेवलप कीजिए। इन्वेस्टमेंट की हैबिट को जब आप डेवलप करते हैं तो आपका आपका इन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, फिर आपको लगने लगेगा कौन कौन सी स्कीम बाज़ार में अवेलेबल हैं, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है, उनके पीरियड ड्यूरेशन क्या है। देखिए, जब तक हम बाज़ार नहीं जाएंगे तो हमें नहीं मालूम पड़ेगा क्या क्या अवेलेबल है। आज का प्रोग्राम चूंकि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर था, तो हमने सारे दायरे, जितने क्वेश्चन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर हो सकते थे, हमने कवर करने की कोशिश की। बट जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए ये भी हमने आपको बताया। तो मैं सभी से चाहूँगा, हम विलेज से अर्बनाइजेशन, हम भारत को एक देश के रूप में देखते हैं और 95% प्लस पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन हो गए हैं, तो हम डिजिटाइजेशन के ऊपर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको 2-3 चीज़ें और ऐड कर दूं जो बिशन जी ने कहीं, उनके साथ ऐड कर रहा हूं। आप नॉमिनेशन भी इसमें डाल सकते हैं। यानी कई बार होता है ना कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टर हूं,
कल उस बंदे की बेचारे की डेथ हो गई तो पैसा किसको जाएगा? कई बार आपके मन में ये डर लगता हो, आप नॉमिनेशन फॉर्म डाल दीजिए। माइनर के नाम से भी आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड लीगल गार्जियन होना चाहिए। कई बार आप चाहते हैं हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर्ड हो, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे कई ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इवन 5 साल का टेन्योर है, बट चूंकि हमने कहा कि प्री मैच्योर भी हो सकता है, एक्सेप्शनल केसेस हमने आपको बताया, डेथ के केस में बाय कोर्ट ऑर्डर, ये सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को आप इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन माने, बेहतर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन माने, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको एक बैलेंस रीजनेबल अच्छा मिलता है। 80C का 1.5 लाख का इनकम टैक्स में आपको बेनिफिट मिलता है। साथ ब साथ इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बताई, ट्रांसफ़र होना, नॉमिनेशन होना इन मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज़, आप कितने भी अकाउंट, मैक्सिमम अमाउंट आपके हिसाब के ऊपर है। किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोलिए, किसी पोस्ट ऑफिस से विड्रॉ कीजिए, स्टार्ट कीजिए, ये एक ऑप्शन है। फिर जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने और भी कई ऑप्शन आएंगे, नेशनल पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और आपके पास कई इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, सेफ सिक्योर्ड, डिवेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना। और जैसा कि मैंने स्टैंडर्ड SOP आपको दी थी कि अगर आपकी नीड मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, 2/3 आप ऐसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां आप 3 से 5 साल अपने आप को वेट कर सकते हैं। 1/3 आप लिक्विड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, आपकी हैबिट डेवलप होगी, तो आपका टेस्ट डेवलप होगा। टेस्ट डेवलप होगा तो आपको समझ में आएगा कौन सी स्कीम अवेलेबल है, किस पीरियड के लिए है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कैसे हम इन्फ्लेशन के ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। बिल्कुल। चार्टर्ड अकाउंटेंट बिमल जैन और इंडिया पोस्ट में कोर बैंकिंग सोल्यूशन के डायरेक्टर बिशन जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद रहे हमारे साथ। इन्होंने हमें बहुत ही डिटेल में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में बताया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पैसा बोलता है कि इस कड़ी में बस इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।